पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि 14 खुशी से चिल्लाता है, मैं अमीर हो जाऊंगा, अमीर। चाओसोंग एक ही सांस में जल्दी जल्दी बोलता है, हाँ अंकल, अब याद रहेगा, चिंता मत करो। अब मैं किसी के टोकने की परवाह नहीं करूंगा, जो भी कहना होगा सब एक ही बार में बिना रुके बोल दूंगा। और जैसे ही उसने बोला, वो एकदम से सांस लेने लगा। अब आगे चाओसोंग में कुछ अलग बात थी। सूमिंग वैली की दीवारों में छुपी माउंटेन केव से बाहर आया। जब उसने पलट कर देखा तो उसे सच में लगा कि इस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर वो खुद भी ध्यान से ना देखे तो उसे भी दीवार में कुछ अजीब नहीं लगता। अगर वो ब्रांडिंग आर्ट एक्टिव ना करे और सिर्फ अपनी आंखों से देखे तो सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। बस ब्रांड के साथ ही वो दीवार पर हल्की सी चमक अपनी माइंड्स आई में देख सकता था। सुमिंग ने अपनी नजर हटा ली। अब उसने मास्क नहीं पहना था। उसने ब्लैक रोब से सिर ढक लिया और वैली से धीरे धीरे बाहर निकल गया। जैसे ही वो हान माउंटेन की पहले छुपी हुई ग्राउंड से गुजरा, उसने कई लोगों को देखा जो छाउदा की तरह ट्रेजर ढूंढने आए थे। ये लोग बस सुमिंग को एक नजर देखते और फिर बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाते। किसी को नहीं पता था कि वही मोसू, जो कई महीनों से गायब था, आज डस्क के वक्त कैनियन से बाहर निकला। किसी को यह भी नहीं पता था कि वही मिस्टीरियस बजरकर, जिसने ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में कंप्लीशन पाई थी और ट्रांसेंडेंस डीटी स्टैच्यू को आसमान में लाकर सब कुछ बदल दिया था, वो भी आज कैनियन से बाहर चल रहा था। इस दिन सब कुछ सामान्य था। हान माउंटेन सिटी में लैंप्स की रोशनी थी। जैसे जैसे फ्रीजिंग स्काई क्लैन के आने का दिन करीब आ रहा था, शहर पहले से भी ज्यादा रौनकदार हो गया था। हान माउंटेन सिटी के चारों तरफ तीनों ट्राइब्स की तीनों माउंटेन्स एकदम शांत थीं। तीनों ट्राइब्स ने अपनी माउंटेन्स बंद कर दी थीं और किसी भी विजिटर को मना कर दिया था। अगर कोई ट्रांसेंडेंस रेल्म वाला भी आता तो भी उसे इन तीनों जैसी मिडिल साइज ट्राइब्स के सामने लौटना पड़ता। शाम का सूरज लाल था, लेकिन वो जलता हुआ लाल नहीं था। बस वही लाल जो डूबते सूरज का होता है। धरती पर डस्क का रंग छाया था, जो अब जल्दी ही डार्क होने वाला था। जैसे जैसे डस्क गया और सूरज पहाड़ों के नीचे खड़े लोगों को दिखना बंद हो गया, ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने बहुत समय बाद अपना पहला मेहमान देखा। सुमिंग ने फिर से मास्क पहन लिया और ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन के नीचे खड़ा हो गया। उसकी ब्लैक रोब्स हवा में फड़फड़ा रही थीं और वो चुपचाप सामने देख रहा था। यह दूसरी बार था जब वो यहां खड़ा था। पहली बार से अब सिर्फ वक्त ही नहीं, सुमिंग खुद भी एकदम अलग इंसान जैसा लग रहा था। पिछली बार जब वो यहां आया था तो उसे खुद को ऐसा दिखाना पड़ा था जैसे वो ट्रांसेंडेड है। इस बार उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। अब कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसकी प्रेजेंस को ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म वाले तो ठीक से महसूस भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ ट्रांसेंडेंस रेल्म वाले ही उस दबाव को महसूस कर सकते थे जो ब्लड सॉलिडिफिकेशन रेल्म में कंप्लीशन तक पहुंचे इंसान से आता है। सुमिंग शांत भाव से माउंटेन के ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसका पैर सीढ़ियों पर पड़ा, एक जबरदस्त प्रेशर आ गया। यह वही पावर थी जो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने आउटसाइडर्स को रोकने के लिए लगाई थी। सुमिंग पहले भी इस पावर से मिल चुका था। अब उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अगर वो चाहे तो इस प्रेशर की मौजूदगी को पूरी तरह इग्नोर कर सकता था। सुमिंग काल्म आवाज में कहता है, मैं मोसू ट्रैंक्विल ईस्ट के लीडर को नमस्कार करता हूं। इस बार उसने अपनी आवाज में कोई चीज नहीं डाली, बस शांत होकर बोला और उसकी आवाज खुद ब खुद ट्रैंक्विल ईस्ट की माउंटेन में गूंज गई। सुमिंग की आवाज सुनते ही ट्रैंक्विल ईस्ट की शांत माउंटेन जैसे नींद से जाग गई। माउंटेन की रक्षा करने वाला प्रेशर एक पल में गायब हो गया। उसी वक्त माउंटेन के ऊपर से कुछ लॉन्ग आर्क्स हवा में सीटी बजाते हुए उसकी तरफ आने लगे। ट्रैंक्विल ईस्ट के कई ट्राइब मेंबर्स भी जल्दी जल्दी माउंटेन से नीचे भागे, जैसे उन्हें कोई आदेश मिला हो। सबने साइड में खड़े होकर आदर से रास्ता बना दिया ताकि सुमिंग सीढ़ियों से ऊपर जा सके। में 7-8 लोग थे। सबसे आगे थे ट्रैंक्विल ईस्ट के ट्राइब लीडर फंक्शन। उनके पीछे उनके खास लोग और चीफ ऑफ वॉर थे। ये लोग जल्दी से आकर सुमिंग के सामने खड़े हो गए। फंक्शन मुस्कुराकर कहता है, मित्र मो, मैं महीनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ ऊपर चलो। फंक्शन ने पहले सुमिंग को ध्यान से देखा, फिर उसके चेहरे पर खुशी आ गई। वो हंसते हुए सुमिंग की तरफ हाथ जोड़कर सलाम करता है। वो काम दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सुमिंग को देखा, उसके दिल में हलचल मच गई। अब जो फीलिंग उसे मोसू से मिल रही थी, वो पहली बार से बिल्कुल अलग थी। पहले वो मोसू की ताकत का अंदाजा लगा सकता था, इसी वजह से वो उसे टेस्ट करना चाहता था। अब मोसू उसके लिए एक एबिस जैसा था। वो उसकी ताकत को देख या समझ नहीं पा रहा था। अगर वो ज्यादा ध्यान से देखता तो उसकी अपनी चीज भी अनस्टेबल होने लगती, जिससे फैंक्शन चौंक गया। उसे मोसू के बारे में जो रूमर सुनी थी, और भले ही उनमें से कुछ ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने खुद फैलाए थे, फिर भी ट्राइब के लिए वो बातें बहुत मायने रखती थीं।
फंक्शन मुस्कुराकर कहता है, तुमने यन गुआंग को मार दिया, हान फेजी को पीछे हटने पर मजबूर किया, नानतियन का रिस्पेक्ट पाया और शुआन लुन को दबा दिया। मित्र मोह, अब तुम्हारा नाम पूरे हान माउंटेन में मशहूर है। आओ ऊपर चलकर बात करते हैं। फंक्शन की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। फंक्शन के अलावा चीफ ऑफ वॉर भी बहुत शॉक्ड था। वो छोटा कद वाला आदमी पहले ही ट्रांसेंड कर चुका था, इसलिए जैसे ही उसने सुमिंग को देखा उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसके कदम एक पल को रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। सुमिंग के बॉडी में ब्लड वेन्स को महसूस न कर पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। असली शौक तो उस दबाव से था जो सुमिंग के बॉडी से आ रहा था, जो पहली बार मिलने पर नहीं था। चीफ ऑफ वॉर आदर से कहता है, मित्र मो, तुम्हारा लौटना ट्रैंक्विल ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। आओ ऊपर चलो। चीफ ऑफ वॉर ने गहरी सांस ली। उसका एटीट्यूड अब एकदम बदल गया था और वो मुस्कुराकर सुमिंग की तरफ हाथ जोड़कर सलाम करता है। सुमिंग शांत भाव से कहता है, ऊपर माउंटेन पर जाने की जरूरत नहीं है। सुमिंग ने भी हाथ जोड़कर फंक्शन और चीफ ऑफ वॉर को नमस्कार किया और काल्म होकर बोला। सुमिंग समझाता है, मैं यहां गेस्ट प्लेट लौटाने और आपसे 3 बातें मांगने आया हूं, भाई फैंग। फंक्शन ने सुमिंग की बात सुनी तो उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। फंक्शन कहता है, भाई मो, गेस्ट का स्टेटस छोड़ने की इतनी जल्दी मत करो। अगर कुछ कहना है तो बेझिझक कहो। सुमिंग सिर हिलाकर कहता है, धन्यवाद। सुमिंग ने सिर हिलाया। उसने हान माउंटेन के नीचे जो खतरे झेले उनका जिक्र नहीं किया। वहां जाने का फैसला खुद सुमिंग का था, इसमें किसी और का हाथ नहीं था। सुमिंग बताता है, पहली बात, हान माउंटेन में आए बदलाव की वजह से मुझे स्काई फ्लूट ब्रांच नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हर्ब्स जरूर मिले होंगे। अगर आप वो हर्ब्स मुझे दे देंगे तो मैं फेंगमू की चोट को जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगा, जैसे ही मेरी तैयारी पूरी हो जाएगी। फैंक्शन ने बिना हिचक सुमिंग की बात मान ली। फैंक्शन कहता है, मुझे स्काई फ्लूट ब्रांच मिल गया है। वो तो शुरू से ही भाई मो के लिए रखी थी। मेरे बेटे के लिए आपको तकलीफ होगी, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं अभी लोगों को भेजता हूं, हर्ब्स ले आएंगे। भाई मो, बाकी 2 बातें भी बताइए। फैंक्शन ने अपने एक ट्राइब मेंबर को इशारा किया। वो तुरंत माउंटेन के ऊपर हर्ब्स लेने चला गया। सुमिंग बिना जल्दी किए कहता है, दूसरी बात, मैं आपकी ट्राइब में लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग का नक्शा देखना चाहता हूं। फैंक्शन चुप हो गया, तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी। काफी देर सोचने के बाद उसने सुमिंग की तरफ देखा। फैंक्शन गंभीरता से कहता है, भाई मो, नक्शे हर ट्राइब के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक नक्शा कई पीढ़ियों की मेहनत, खून पसीने और समय का नतीजा होता है, जो धीरे धीरे बनाया जाता है। मुझे एल्डर से बात करनी होगी। सुमिंग कुछ नहीं बोला, बस शांत नजरों से फैंक्शन को देखता रहा। उसकी आंखों में कोई खास भाव नहीं था, वो बस चुपचाप देखता। उस नजर में कोई गहराई नहीं थी, लेकिन फैंक्शन इतना सीधा नहीं था जितना वो दिखता था। सुमिंग जब से फैंग मू से मिला था, तब से ही उसने ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी, ताकि हान माउंटेन सिटी में घुल मिल सके। लेकिन असली मकसद तो वही नक्शा था। सुमिंग ने कभी फैंगमू की चोट का बहाना बनाकर फैंक्शन को मजबूर नहीं किया। फैंक्शन ये जानता था और इसी वजह से कुछ बातें वो मना भी नहीं कर सकता था। अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना सबसे जरूरी है। सुमिंग ने फैंगमू को ठीक किया। फैंक्शन ने उसके लिए हर्ब्स जुटाए। ऊपर से ये सब ट्रेड जैसा लगता है, लेकिन असल में सुमिंग ने फैंक्शन पर एहसान किया था। फैंक्शन जानता था कि वो सुमिंग का एहसानदार है। उसे यह भी पता था कि मोसू ने दूसरी बात इसलिए रखी ताकि वो एहसान चुका सके, और क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वो फैंग मू को पूरी तरह ठीक कर सकता है। फैंक्शन अचानक कहता है, ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगा। एल्डर मना भी कर दें तो भी मैं तुम्हें नक्शा ला दूंगा। सुमिंग आदर से हाथ जोड़कर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो धीरे से बोला, तीसरी बात, मैं हान चंगजी से मिलना चाहता हूं। फंक्शन शांत होकर कहता है, पहली 2 बातें तो मैं पक्का कर सकता हूं, लेकिन तीसरी के लिए मैं अकेले फैसला नहीं कर सकता। लेकिन मैं अपनी बहन को बता दूंगा, वो खुद तय करेगी। सुमिंग सिर हिलाकर कहता है, बिल्कुल। मास्क की वजह से कोई सुमिंग का एक्सप्रेशन नहीं देख सकता था, बस उसकी आंखें ही दिख रही थीं, जो पूरे वक्त शांत और स्थिर थीं। उसने ट्रैंक्विल ईस्ट की गेस्ट प्लेट निकाली और फंक्शन को दे दी। फिर चीफ ऑफ वॉर को भी सिर हिलाकर नमस्कार किया और सीढ़ियों से नीचे उतरकर क्रॉस लेगेड बैठ गया। चुपचाप इंतजार करने लगा। फंक्शन थोड़ा रुका, फिर पूछा। फंक्शन पूछता है, तुम मेरे बेटे को ठीक करने में कितना वक्त लोगे और मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? सुमिंग सॉफ्टली कहता है, 3 महीने में। और जहां तक मुझे ढूंढने की बात है, अगर आप मुझे नहीं ढूंढ पाए तो हान चंगजी मुझे ढूंढ लेगी। फंक्शन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर कहता है, भाई मो, जब तुम्हें इतना भरोसा है तो मैं चलता हूं।
फिर वो अपने लोगों के साथ माउंटेन के ऊपर चला गया। चीफ ऑफ वॉर ने सुमिंग की तरफ देखा, थोड़ा हिचका, फिर सबके चले जाने के बाद चुपचाप वहां से चला गया। सुमिंग आंखें खोलकर कहता है, अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए। चीफ ऑफ वॉर धीरे से पूछता है, भाई मो, क्या तुम सीमाशिन को जानते हो? सुमिंग सिर हिलाकर कहता है, सीमाशिन? वो कौन है? चीफ ऑफ वॉर ने हल्की सी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में थोड़ी निराशा आ गई। चीफ ऑफ वॉर समझाता है, यह इंसान तुमसे बहुत मिलता जुलता है। भाई मो, अगर कभी तुम्हारी उससे मुलाकात हो तो उसे कहना कि ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का बेस ही ट्रांसेंड कर चुका है और उसे सम्मान भेज रहा है। धन्यवाद। चीफ ऑफ वॉर ने सुमिंग को झुककर सलाम किया और चला गया। जाते जाते उसकी पीठ में एक अजीब सी उदासी थी। सुमिंग अपने मन में सोचता है, सीमा, शिन, मुझ जैसा। सुमिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब के ऊपर से एक आदमी आया। वो मिडिल एज्ड था, चेहरे पर आदर था। उसने सुमिंग के सामने 2 कढ़ाईदार डिब्बे रखे, फिर झुककर चला गया। सुमिंग की आंखों में गहरी चाहत छुपी थी। उसने सिर झुकाकर उन 2 डिब्बों को देखा। उसे पता था उनमें से एक में नक्शा है। सुमिंग ने अपनी आंखें बंद की और अपने इमोशंस को शांत किया। उसने एक एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स खोला और जैसे ही बॉक्स खुला, उसके नाक में हल्की सी दवा जैसी खुशबू आई। वो खुशबू बहुत हल्की थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे सूंघा, उसे लगा जैसे कोई अनजाना वाद्य बज रहा हो। उस धुन की आवाज हवा में तैर गई और वो बहुत म्यूजिकल लग रही थी। सुनने वाले को लगता कि यह धुन तो बस स्वर्ग की फ्लूट ही बजा सकती है। काफी देर बाद सुमिंग ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स में देखा और उसमें 3 हर्ब्स पड़ी थीं। ये हर्ब्स अजीब दिख रही थीं। ये ट्री ब्रांचेस जैसी थीं, लेकिन उनमें छोटे छोटे छेद थे। जो म्यूजिकल धुन सुमिंग ने सुनी थी वो कोई भ्रम नहीं थी, बल्कि हवा जब उन छेदों से गुजरती थी तब वो धुन बनती थी। सुमिंग सॉफ्टली कहता है, स्काई फ्लूट ब्रांच। सुमिंग ने अपना दायां हाथ उठाया और हर्ब्स पर मारा। तुरंत ही तीनों स्काई फ्लूट ब्रांचेस एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स समेत उसके स्टोरेज बैग में गायब हो गईं। अब उसने दूसरे बॉक्स की तरफ देखा और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे पता था कि बॉक्स में जो मैप है वो शायद पूरा ना हो, लेकिन फिर भी वो उसके लिए उम्मीद की किरण थी। उसने धीरे धीरे हाथ एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स पर रखा और जैसे ही वो खोलने वाला था, एक नाजुक सी आवाज आई, अगर तुम ये बॉक्स खोलते हो तो तुम्हें फैंग मू को ठीक करना ही पड़ेगा। उस आवाज के साथ एक हल्की अलग सी खुशबू भी आई। वो खुशबू शायद स्काई फ्लूट ब्रांच की दवा वाली खुशबू के बाद आई थी, लेकिन दोनों की फीलिंग बिल्कुल अलग थी। दवा वाली खुशबू संतरे जैसी थी और दूसरी किसी सपने जैसी। सुमिंग के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। वो पहले ही जान चुका था कि हान चंगजी आ गई है और उसने उसकी बात सुनकर रुकना जरूरी नहीं समझा। उसने एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स खोल दिया और उसमें एक मुड़ी हुई बीस्ट स्किन देखी। सुमिंग की आंखों में कॉन्फ्लिक्ट सा लुक आ गया जैसे ही उसने बीस्ट स्किन देखी। अचानक उसमें उसे देखने की हिम्मत कम पड़ गई। उसे डर था कि जो वो देखेगा वो उसकी उम्मीद से अलग होगा। उसे डर था कि शायद दुनिया में डार्क माउंटेन ही ना हो। हन चंगजी धीरे से चलकर मास्क पहने सुमिंग के सामने आकर बैठ गई और चुपचाप उसे देखने लगी। उसने सुमिंग की आंखों में वो कॉन्फ्लिक्ट साफ देख लिया। दोनों ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद सुमिंग ने एम्ब्रॉयडर्ड बॉक्स से बीस्ट स्किन निकाली और खोलकर ध्यान से देखने लगा। हान चंगजी सॉफ्टली पूछती है, क्या तुम निराश हो? उसकी आवाज बहुत हल्की थी, सुनने वाले के दिल में अजीब सा एहसास जगा देती थी। उसकी आवाज बिल्कुल उसी जैसी थी, नाजुक, लेकिन दिल में बहुत ताकत थी जो कई मर्दों से ज्यादा थी। सुमिंग ने मैप को देखा। वो बहुत डिटेल्ड था। उसमें हान माउंटेन के आसपास का पूरा इलाका और आसपास के इलाके भी डिटेल में बने थे। मैप से साफ था कि लैंड ऑफ साउथ मॉर्निंग बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन मैप भले ही डिटेल्ड था, वो सुमिंग की उम्मीद जैसा नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। सच तो यह था कि उसे खुद भी पता था कि जो मैप वो चाहता है वो किसी मिडिल साइज ट्राइब के पास नहीं हो सकता, लेकिन नॉलेज और उम्मीद 2 अलग बातें हैं। सुमिंग धीरे से कहता है, थोड़ा सा। उस वक्त उसके दिल में वही कॉन्फ्लिक्ट था जो उसकी आंखों में दिख रहा था। वो मैप देखना चाहता था जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन दिल के अंदर वो नहीं देखना चाहता था। यह मिक्स्ड फीलिंग उसके दिल में छुपे कंफ्यूजन से आई थी। हान चंगजी सॉफ्टली कहती है, तुम सिर्फ मैप देख सकते हो, ले नहीं सकते। उसकी नजर में थोड़ी दया थी जब उसने सुमिंग को देखा और हल्की आवाज में बोली। सुमिंग कहता है, मुझे पता है। सुमिंग ने आंखें खोली। उसने हान चंगजी की तरफ नहीं देखा, बल्कि आसमान की तरफ देखा जो अब डार्क हो चुका था। उसे पता नहीं था कि हान चंगजी की नजरों में वो कितना अकेला लग रहा था। सुमिंग धीरे से बड़बड़ाता है, तुमने एक बार कहा था कि अगर कभी मुझे कुछ याद आए तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं।
हन चंगजी धीरे से जवाब देती है, हाँ। फिर दोनों चुप हो गए। इस बार चुप्पी थोड़ी लंबी रही। अब आसमान में चांद निकल आया था और चमकते तारे उसके चारों तरफ थे। हवा जमीन पर बह रही थी और हान चंगजी के काले बाल उड़ रहे थे। चांदनी में उसके बाल उड़ते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। सुमिंग चुप्पी तोड़कर पूछता है, तुमने क्या देखा? हान चंगजी कुछ नहीं बोली। उसने होंठ काट लिए और सुमिंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने सुमिंग को काफी देर तक देखा, फिर जैसे कोई फैसला कर लिया। हान चंगजी धीरे से पूछती है, क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो? जैसे ही वादा शब्द सुमिंग के कानों में पड़ा, वो अंदर तक हिल गया। यह फीलिंग उसकी कामनेस से भी नहीं छुपी। ये ऐसी फीलिंग थी जो चाहे जितनी भी गहराई में छुपा दो, फिर भी कुछ बातें और कुछ शब्द उसे ट्रिगर कर ही देते हैं। उस वक्त उसका पुराना घाव फिर से खुल गया और वो दुख सुमिंग के पूरे बॉडी और सोल में ऐसे फैल गया जैसे कोई बड़ी लहर। बाहर से वो जैसा था वैसा ही दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। हान चंगजी को भी नहीं पता था, लेकिन एक औरत के इंस्टिंक्ट से उसने तुरंत महसूस किया कि मोसू के पास सिर्फ अकेलापन नहीं बल्कि एक गहरा दुख भी है जो वो समझ नहीं पा रही थी। हान चंगजी थोड़ी देर के लिए चौंक जाती है, फिर सोचती है, क्या ये वादा शब्द की वजह से है? हान चंगजी चुप हो जाती है। सुमिंग अपने मन में सोचता है, वादा। सुमिंग के दिल में दर्द सा उठा। उसका बॉडी नहीं कांपा, लेकिन वो दुख अपने आप बाहर आ गया। यह शब्द उसके लिए बहुत खास था। एक बार एक लड़की बर्फ में खड़ी होकर मुस्कुराई थी और सुमिंग को देखा था। लड़की कहती है, अगर हम इसी बर्फ में चलते रहें तो क्या हम तब तक चल सकते हैं जब तक हमारे बाल सफेद ना हो जाएं? एक बार एक लड़की ने सुमिंग से अपनी पीठ पर उठवाया था। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे और उसका चेहरा सुमिंग की पीठ में छुपकर लाल हो गया था। लड़की कहती है, क्या हम दोनों साथ साथ गोल गोल घूम सकते हैं? एक बार एक लड़की बर्फ में खड़ी थी, होंठ काट रही थी और अपनी खूबसूरत आंखों से सुमिंग के कपड़ों से बर्फ झाड़ रही थी। लड़की कहती है, सुमिंग, ये एक वादा है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो एक वादा था और सुमिंग वो इंसान था जो वो वादा पूरा नहीं कर पाया। सुमिंग अपने मन में सोचता है, लगभग 5 साल हो गए, शायद उससे भी ज्यादा। सुमिंग के दिल का दर्द और बढ़ गया, साथ ही कड़वाहट भी। दुनिया में दुख के कई रूप होते हैं। शायद उसका दुख सबसे गहरा नहीं था, लेकिन अगर सबसे गहरा दुख जिंदा और मरे हुए लोगों की जुदाई या वक्त की जुदाई है, तो सुमिंग का घाव ऐसा था जिसमें यह भी पता नहीं था कि यह जुदाई जिंदा मरे की है या वक्त की। यह दुख कंफ्यूजन से भरे घाव से निकला था। हान चंगजी सॉफ्टली कहती है, माफ करना। वो सुमिंग का दर्द नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो उस वक्त उसका दुख महसूस कर सकती थी। सुमिंग की आवाज भारी हो जाती है, कौन सा वादा? सुमिंग ने हान चंगजी को देखा जो उसके सामने खड़ी थी और उसका चेहरा देखा जो उस लड़की का नहीं था जिसे वो जानता था उसके काले उड़ते बालों के पीछे छुपा था। एक पल के लिए उसे बाइलिंग दिख गई। वो दोनों अलग अलग वक्त, अलग अलग जगह, अलग अलग लोग थे, लेकिन दोनों ने एक ही शब्द कहा, वादा। हान चंगजी धीरे से कहती है, मेरी मदद करो सीमा शिन को मारने में। अगर तुम उसे मार दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी जो मैंने देखा। जैसे ही हान चंगजी ने सीमा शिन का नाम लिया, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपना दायां हाथ कस लिया। सुमिंग पूछता है, सीमा शिन कौन है? उसके ये हल्के मूवमेंट्स सुमिंग की नजर से छुप नहीं पाए। हान चंगजी समझाती है, उसे फ्रीजिंग स्काई क्लैन के इतिहास में सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाला इंसान माना जाता है। इटर्नल क्रिएशन के दिन उसने दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की सोल की दहाड़ सुनी थी और उसे चौथे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बनने का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है। वो मेरा सीनियर फेलो डिसाइपल है और वही है जिसने फांगमू को चोट पहुंचाई। हान चंगजी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा। सुमिंग ने हान चंगजी को शांत नजरों से देखा। वो कुछ नहीं बोला। हान चंगजी खुद ही कहती है, मुझे पता है तुम्हें शक होगा। सीमा शिन जैसी पहचान और ताकत वाला इंसान फांगमू जैसे बच्चे को क्यों नुकसान पहुंचाएगा? हान चंगजी ने सिर उठाया। चांदनी में भले ही वो बहुत सुंदर ना हो, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि कोई भी देखता रह जाए। लेकिन सुमिंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सुमिंग कहता है, आगे बताओ। सुमिंग ने सिर उठाकर आसमान में चांद को देखा। हान चंगजी समझाती है, क्या तुमने हार्टलेस बर्जर्कर सीड की ग्रेट आर्ट के बारे में सुना है? ये आर्ट दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने बनाई थी और सीमा शिन इसे प्रैक्टिस कर रहा है। जब से ये आर्ट बनी है, कोई भी बर्जर्कर इसे पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर पाया, कोई भी पूरी तरह हार्टलेस नहीं बन पाया, इसलिए इसकी पूरी ताकत कोई नहीं निकाल पाया। अगर ये आर्ट पूरी हो जाए तो कास्टर के चुने हुए सारे बर्जर्कर सीड्स की ताकत उसे मिल जाएगी। दूसरे गॉड ऑफ बर्जर्कर्स ने इसी आर्ट का इस्तेमाल दूसरी दुनिया में किया और गॉड ऑफ बर्जर्कर्स बने। सीमा शिन में सच में बहुत पोटेंशियल है। वो पहले पैशनेट था, इसलिए उसने इस आर्ट को अलग तरीके से अपनाया।
वो किसी और के दिल में प्यार बो सकता था। तो उसने बरसर्कर सीड को 2 हिस्सों में बांट दिया, सीड और लव, क्योंकि अगर उसमें लव नहीं है तो वो हार्टलेस बन जाएगा। एल्डर ने फेंगमू के पैदा होते ही उसकी पोटेंशियल देखी थी और उसे ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की फ्यूचर होप माना था। और सीमा शिन भी फ्रीजिंग स्काई क्लेन के साथ डिसाइपल्स चुनने हान माउंटेन सिटी आया था। फेंगमू उसका बरसर्कर सीड बन गया और उसने मेरे दिल में प्यार बो दिया। हान चंगजी ने बहुत शांत होकर बोला, जैसे वो अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में बता रही हो। लेकिन जितनी शांत वो दिख रही थी, सुमिंग को उतना ही उसके दिल में नफरत महसूस हो रही थी। हान चंगजी बताती है, फेंगमू को कोई चोट नहीं लगी है। वो सीमा शिन का बरसर्कर सीड है। अगर तुम उसे ठीक करोगे तो सीमा शिन को नाराज करोगे। सुमिंग चुप रहा और हान चंगजी को देखता रहा। उसे उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। सुमिंग पूछता है, अगर फेंगमू ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का फ्यूचर है तो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब ने कुछ किया क्यों नहीं? हान चंगजी समझाती है, हम कर ही क्या सकते हैं? मेरा भाई जो ट्राइब लीडर है उसे भी यह बात नहीं पता। वो तो बस यही सोचता है कि फेंगमू को किसी ने चोट पहुंचाई है। पूरी ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब में सिर्फ एल्डर और मुझे यह बात पता है। वो भी कुछ नहीं करेगा। अगर मेरे भाई को भी पता चल जाए तो भी वो चुप ही रहेगा। सीमा शिन के पास बहुत सारे बरसर्कर सीड्स हैं। उसका बरसर्कर सीड बनना और अपनी ताकत चौथे गॉड ऑफ बरसर्कर्स के जन्म में लगाना बहुत लोगों की नजर में बड़ी बात है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगर फेंगमू को सच पता चले तो वो भी इसे ग्लोरी मानेगा या नहीं, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं। हान चंगजी ने सिर उठाया और अपनी खूबसूरत आंखों से सुमिंग को देखा। हान चंगजी पूछती है, तुम्हें नहीं लगता? सुमिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। हान चंगजी आगे कहती है, सिर्फ बरसर्कर सीड्स ही इसे ग्लोरी नहीं मानते, बल्कि जिनके दिल में प्यार बोया गया है वो भी इसे ग्लोरी मानते हैं। लेकिन अब हम पहले या दूसरे गॉड ऑफ बरसर्कर्स के टाइम के बरसर्कर ट्राइब नहीं हैं। अब ये ट्राइब बीमार है। एक ऐसी ट्राइब है जहां सब सो रहे हैं, जहां बलिदान और गुलामी को ग्लोरी माना जाता है। हान फेजी भी इस किस्मत से नहीं बच पाएगी। हान चंगजी की बातें अब जल्दी जल्दी निकलने लगीं। सुमिंग ने उसे देखा। उसकी बातों से उसे लगा कि इस औरत में कुछ अलग है। सुमिंग काफी देर बाद पूछता है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे करूं? हान चंगजी चुप हो गई और उसके चेहरे पर हल्का सा रेड फ्लश आ गया। उसने सुमिंग को देखा, फिर हान चंगजी धीरे से कहती है, आओ मेरे साथ चलो। हान चंगजी ने ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का नक्शा उठा लिया और खड़ी हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर जो रेड फ्लश था वो और गहरा हो गया, यहां तक कि उसके कान भी लाल हो गए। उसे देखकर किसी के भी मन में अजीब सा एहसास आ जाता। सुमिंग थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इस औरत को क्या हो गया है। हान चंगजी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वो ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब की माउंटेन पर एक अलग रास्ते से ऊपर जा रही थी। उसकी पीठ से भी उसकी ग्रेसफुलनेस दिख रही थी और उसके चलने के अंदाज में भी एक अलग ही एलिगेंस थी। सुमिंग ने आदतन अपनी नाक रगड़ने के लिए हाथ उठाया, लेकिन मास्क ही छू पाया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ खुद पर हंसी उड़ाई और हान चंगजी के पीछे पीछे चल पड़ा। उसे अब भी समझ नहीं आया कि हान चंगजी ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दिखा रही थी। हान चंगजी ने एक भी शब्द नहीं बोला और सुमिंग ने भी नहीं। दोनों एक अलग रास्ते से माउंटेन के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि जंगल के बीच एक माउंटेन केव नजर आई। वो केव बहुत छुपी हुई थी। अगर कोई इस जगह से अच्छी तरह वाकिफ ना हो तो उस केव को ढूंढना बहुत मुश्किल था। हान चंगजी केव के बाहर पीठ किए हुए शांत आवाज में कहती है, यहां कोई नहीं आएगा। मैंने इस जगह को बचपन में गलती से ढूंढा था, तब इसे अपना खेल का मैदान बना लिया था। बड़ी होने के बाद भी मैं यहां अकेले आती रही। यहां मैंने फ्रीजिंग स्काई क्लैन की कुछ शील्ड्स भी लगाई हैं। ये बहुत सेफ है। सुमिंग ने भौहें सिकोड़ ली। उसने चारों तरफ देखा और ब्रांडिंग आर्ट फैलाकर हान चंगजी को चुपचाप देखने लगा। हान चंगजी दांत भींचकर कहती है, आओ अंदर आओ। हान चंगजी ने फिर से हिम्मत जुटाई और केव के अंदर चली गई। सुमिंग एक पल को हिचका, लेकिन जब उसे पक्का हो गया कि आसपास कुछ गड़बड़ नहीं है तो वो भी अंदर चला गया। केव बहुत बड़ी नहीं थी, बस एक कमरे जितनी थी, थोड़ी सी डार्क थी, लेकिन सुमिंग को अंदर की चीजें साफ दिख रही थीं, भले ही दिन जैसी रोशनी ना हो। सुमिंग भौहें चढ़ाकर पूछता है, तुम मुझे यहां लाई हो तो? लेकिन उसकी बात अचानक रुक गई। वो खुद ब खुद कुछ कदम पीछे हट गया और हान चंगजी को हैरानी से देखने लगा, जैसे बोल ही ना पाए। हान चंगजी अब भी उसकी तरफ पीठ किए थी, लेकिन जैसे ही सुमिंग ने बोला, उसने अपने हाथ उठाए और अपनी रोब्स उतार दी, जिससे उसकी खूबसूरत पीठ दिखने लगी। सुमिंग के स्टंट होते ही हान चंगजी ने हल्के से कांपते हुए अपने सारे कपड़े उतार दिए और एक परफेक्ट औरत की पीठ सामने आ गई। उसका कर्व, उसकी नाजुक स्किन, उसके बाल जो हल्के हल्के खड़े हो रहे थे,
और उसकी कमर का कर्व, यह सब देखकर सुमिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। सुमिंग हैरानी में कहता है, तुम। सुमिंग और भी कुछ कदम पीछे हट गया। हन चंगजी को घूरते हुए उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। हन चंगजी कांपती आवाज में कहती है, यह मेरा सबूत है। हन चंगजी कांप रही थी। उसने अपने सीने को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो सुमिंग को बहुत पक्के इरादे से देख रही थी। हन चंगजी समझाती है, तुमने फांगमू में बरसरकर सीट देखी थी। मैंने उसके साथ जो हुआ उस बारे में झूठ नहीं बोला था। मेरे साथ सीमा सिन ने प्यार बोया है, लेकिन सिर्फ मेरे दिल में। मैं तुम्हें अपना शरीर दे सकती हूं, भले ही इससे वो प्यार नहीं टूटेगा, लेकिन यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें यकीन दिला सकती हूं। सुमिंग चुप रहा। उसने हान चंगजी के बॉडी पर नजर डाली, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं बोला। हान चंगजी चुपचाप केव में खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे और वो इंतजार करती रही। कुछ पल बाद सुमिंग ने शांत होकर पूछा, तुमने मुझे ही क्यों चुना? हन चंगजी दृढ़ता से कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी यादों में कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकते हो, भले ही अभी नहीं कर सकते, लेकिन आगे चलकर जरूर कर पाओगे। हन चंगजी ने सुमिंग को पक्के इरादे से देखा। भले ही वो रो रही थी, लेकिन उसके खूबसूरत चेहरे पर जो डिटर्मिनेशन थी सुमिंग को उसका रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर। सुमिंग पूछता है, मुझे कैसे यकीन हो कि तुमने मेरी यादें देखी हैं? सुमिंग थोड़ी देर चुप रहा ताकि हान चंगजी की सडन हरकतों से जो शॉक मिला था वो खुद को शांत कर सके। हान चंगजी सॉफ्टली कहती है, वॉइड, 4 years, चेन्स, मना करना, दूसरे गॉड ऑफ बजर्कर्स का सिर। हन चंगजी को नहीं पता था कि सुमिंग को कुछ याद आया या नहीं, लेकिन उसे भरोसा था कि सुमिंग को उसके कहे कुछ शब्द जरूर समझ आए होंगे। सुमिंग ने गहरी सांस ली, अपने दिल के शौक को दबाया। उसने हान चंगजी को काफी देर तक देखा, फिर उस कांपती औरत के पास चला गया। जैसे ही वो करीब गया, हान चंगजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे जो भी होने वाला था उसके लिए खुद को तैयार कर लिया। अपने दिल में छुपी नफरत के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार थी। सुमिंग हान चंगजी के सामने खड़ा हो गया और एक हल्की नाजुक खुशबू उसकी नाक में घुल गई, जैसे वो उसके बॉडी में समा रही हो। उसने इस औरत को देखा जो बाइलिंग से बिल्कुल अलग थी, और उसके कानों में हान चंगजी का वो वादा गूंजने लगा। सुमिंग ने अपना दायां हाथ उठाया और हान चंगजी की भौहों के बीच रख दिया। हान चंगजी कांप गई। उसने दांत भींच लिए, लेकिन हिली नहीं। काफी देर बाद सुमिंग चुपचाप झुक गया और उसके उतारे हुए कपड़े उठाकर उसके कंधों पर डाल दिए ताकि उसका शरीर ढक जाए। सुमिंग धीरे से हान चंगजी के कान में कहता है, यह सब करने की जरूरत नहीं थी। मैंने देख लिया है कि सीमा सिन ने तुम्हारे दिल में प्यार बोया है। वही इंसान है जिसने फैंगमू में बजरकर सीड बोई थी। मैं तुम्हें वादा करता हूं। जैसे ही सुमिंग ने यह कहा, वो मुड़कर केव के बाहर चला गया। हन चंगजी कांप गई और आंखें खोलकर सुमिंग को जाते हुए देखती रही। उसके चेहरे पर हैरानी थी। उसकी आंखों में और भी आंसू आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमिंग इस वक्त चला जाएगा। हन चंगजी अचानक कहती है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन के पास वो नक्शा है जो तुम चाहते हो। मैं नहीं ला सकती, लेकिन मुझे पता है कि वो है। सुमिंग के कदम एक पल को रुक गए। सुमिंग बिना मुड़े कहता है, धन्यवाद, फ्रीजिंग स्काई क्लैन में मिलेंगे। सुमिंग बिना पलटे केव से बाहर चला गया। हान चंगजी पीछे से कहती है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन इस बार सिर्फ हान फेजी को डिसाइपल बनाएगा, वो किसी और को नहीं लेगा। भले ही तुम हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करो, फिर भी तुम्हारे लिए ज्वाइन करना मुश्किल होगा। तुम। हन चंगजी को समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों कहा। उसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी कह दिया। सुमिंग बाहर निकलते हुए कहता है, मुझे पता है। सुमिंग केव से बाहर आ गया। उसने आसमान में तारे और चांद देखे, फिर ट्रैंक्विल ईस्ट माउंटेन से चला गया। काफी देर बाद हान चंगजी भी केव से बाहर आई। उसके चेहरे पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट था और वो एक पल के लिए चुपचाप खड़ी रही। हान चंगजी धीरे से बुदबुदाती है, मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। धन्यवाद। उस रात सुमिंग उसी माउंटेन पर बैठा जहां से उसने पहली बार हान माउंटेन सिटी को देखा था। वहां से वो शहर का पूरा नजारा देख सकता था। माउंटेन ब्रीज तेज थी। हवा सुमिंग के बालों को उड़ाती हुई जा रही थी। रात में वो चुपचाप अकेले माउंटेन पर बैठा रहा। उसने हान माउंटेन सिटी की तरफ नहीं देखा, बल्कि आसमान के तारों को देखता रहा। हालांकि खुद उसे भी नहीं पता था कि वो उनमें क्या ढूंढ रहा है। सुमिंग अपने मन में सोचता है, फ्रीजिंग स्काई क्लैन के पास वो नक्शा है जो मुझे चाहिए। मुझे स्कूल में घुसना ही होगा। चाहे मैं सच से डरता हूं, फिर भी मुझे नक्शा ढूंढना ही है। सिर्फ डर की वजह से पीछे नहीं हट सकता। मैंने फंक्शन से वादा किया था कि मैं फैंगमू की चोट ठीक करूंगा, और ये इन सालों में उस बच्चे से मेरी एक खास मुलाकात भी है।
भले ही इसके लिए मुझे सीमा सिन को नाराज करना पड़े। जहां तक हान चंग-जी से किए वादे की बात है, ये औरत बहुत खास है। उसकी खासियत उसके रूप में नहीं, उसकी सोच में है। सुमिंग धीरे से बुदबुदाता है। मैंने एक बार वादा तोड़ा था, उम्मीद है इस बार निभा पाऊं। सुमिंग सोचता है, अब मैं ट्रैंक्विल ईस्ट ट्राइब का गेस्ट नहीं बन सकता, वरना दिक्कत होगी। हान फेजी भी मुझे ढूंढेगी, लेक ऑफ कलर्स ट्राइब की लीडर येन लुआन भी। हन चंग-जी ने कहा कि फ्रीजिंग स्काई क्लैन इस बार सिर्फ हान फेजी को लेगा। बाहर से कोई भी हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करे, फिर भी ज्वाइन करना मुश्किल है। इसके लिए मुझे पूरी तैयारी करनी होगी और शायद मुझे नई पहचान लेनी पड़े। क्वालिफिकेशन, मुझे बस फ्रीजिंग स्काई क्लैन में घुसने की एलिजिबिलिटी चाहिए, भले ही वो पहले से तय हो। लेकिन अगर मैं अलग तरीके से हासिल करूं तो नतीजे भी अलग होंगे। मुझे उन्हें हैरान करना होगा। सुमिंग की आंखों में चमक आ गई। उसने हान माउंटेन सिटी के पीछे पुक्यांग ट्राइब की माउंटेन की तरफ देखा और आंखें सिकोड़ लीं। सुमिंग सोचता है, मेरे पास स्पिरिट प्लंडर बनाने के लिए सारे मटेरियल्स हैं और स्काई फ्लूट ब्रांच भी लगा दी है। कुछ ही दिनों में दवा बनाना शुरू कर सकता हूं। अब बस मुझे इस दवा को बनाने के लिए ऑरा ऑफ डेथ चाहिए। मुझे हर्ब्स को डेथ ऑरा से पकाना होगा। जैसे ही ये दवा बनेगी, चोरी की सजा मुझ पर पड़ेगी। उसी वक्त मैं ऑरा को एब्जॉर्ब करूंगा और जब वो टूटेगी, दवा बन जाएगी। शायद मैं इसी दवा को अपने ओरिजिन बजरकर वेसल के लिए मटेरियल बना सकूं जब ट्रांसेंड करूं। सुमिंग के दाएं हाथ में हल्की सी चमक आई और एक ब्लैक पर्ल उसकी हथेली में आ गई। ये वही डेथ एसेंस पर्ल थी जो उसने पुक्यांग ट्राइब के मेंबर से ली थी जब वो खून जलाने के बाद गहरी नींद से जागा था। उसने पर्ल को थोड़ी देर देखा, फिर रख लिया। सुमिंग सोचता है, अगर मैं हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करूं तो मुझे पुक्यांग ट्राइब की चेन को चैलेंज करना होगा। फ्रीजिंग स्काई क्लैन में घुसने का हक पाने के अलावा अगर मैं जीत गया तो पुक्यांग ट्राइब से कुछ मांग भी सकता हूं। अगर मैं कोई और तरीका अपनाऊं तो पुक्यांग ट्राइब मुझे ऑरा ऑफ डेथ देने से मना कर देगा या बहुत दिक्कतें आएंगी। सिर्फ हान माउंटेन की चेन्स को चैलेंज करके ही मैं ये सब एक साथ पा सकता हूं। सुमिंग ने पुक्यांग ट्राइब की माउंटेन को देखा जो अंधेरे में डूबी थी। वो उसकी छोटी नहीं देख पाया। ऊपर मोटी फॉग की लेयर थी। वो उसे घूरता रहा। उसकी आंखों में पक्का इरादा आ गया। 10 दिन बाद की सुबह आसमान में ग्रे क्लाउड्स थे और दूर दूर तक थंडर की हल्की आवाजें आ रही थीं। बारिश आसमान से गिर रही थी, पत्थरों पर गिरकर नीचे बह रही थी। हान माउंटेन सिटी की सड़कों पर बहुत कम लोग थे और जो थे वो भी बैम्बू हैट्स और स्ट्रॉ केप्स पहने हुए थे। जो लोग शहर में लंबे समय से रहते थे उन्हें पता था कि ऐसी बारिश कई महीने तक चलती है। कभी कभी धूप निकल भी आए तो ज्यादा देर नहीं टिकती। बारिश वाली इस सुबह तीनों ट्राइब्स हमेशा की तरह शांत थीं। तीनों माउंटेन्स के चारों तरफ 3 रंगों की फॉग की लेयर्स अब भी थीं, जिससे माउंटेन्स अब भी रहस्यमयी दिखती थीं। इसी दिन एक आदमी दूर से हान माउंटेन सिटी की तरफ आया। वो भी बाकी लोगों जैसा था। उसने स्ट्रॉ केप और बैम्बू हैट पहना था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, बस उसके ब्लैक रोब्स ही दिख रहे थे। वो चुपचाप आगे बढ़ा और हान माउंटेन सिटी के दरवाजे में घुस गया। वो पानी में पैर रखता, बारिश को झेलता, सड़कों और माउंटेन पाथ से होता हुआ 3rd लेयर के स्टोन गेट तक पहुंचा। बारिश हो रही थी, लेकिन तीनों ट्राइब्स के लोग अब भी गेट के बाहर बारिश से बचने के लिए खड़े थे। वो लोग ऊब कर जम्हाई ले रहे थे और हमेशा की तरह 3rd लेयर में जाने वाली प्लेट्स बेच रहे थे। फैंगलिन भी वहीं था। उसने सबसे पहले उस थोड़े अलग दिखने वाले आदमी को दूर से आते देखा। पिछली बार की सीख के बाद अब वो बहुत सतर्क हो गया था। उसने उस आदमी को ध्यान से देखा जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस आदमी ने दरवाजे में घुसने से पहले एक पल रुककर फैंगलिन की तरफ देखा। फैंगलिन ने तुरंत अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी, जैसी उसने उस साल सीखी थी। कुछ ही देर में वो आदमी जिसने साधारण सा स्ट्रॉ केप पहना था स्टोन डोर में घुस गया और तभी स्टोन डोर पर एक जोरदार रिपल आ गया। फॉन्गलिन सोचता है, ट्रांसेंडेंस। फॉन्गलिन तुरंत अलर्ट हो गया, लेकिन न जाने क्यों उसके दिमाग में उस आदमी की छवि बार बार घूमने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो आदमी कुछ जाना पहचाना सा है जब उसने रुककर उसकी तरफ देखा था। दोस्तों, मुझे आप सभी की हेल्प की जरूरत है। मेरे अलावा जिन जिन चैनल पर भी आप अभी दूसरी नोबेल एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, तो उस चैनल में जब भी कोई नई वीडियो आए तो कमेंट में मेरे चैनल के बारे में बताओ या ये बताओ कि मैं परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिससे अगर कोई दूसरा इंटरेस्टेड होगा तो हमारे चैनल में आएगा, जिससे हमारे चैनल की रीच बढ़ेगी और हमारा चैनल ग्रो करेगा, जिससे मुझे भी वीडियो डालने का मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, अब ये पार्ट यही खत्म करते हैं। आगे की स्टोरी आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पता चल रही होगी। साथ ही अगर आप में से कोई पहली बार हमारे चैनल पर आया है तो मैं केवल यही बोलूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जिससे मुझे भी खुशी होगी। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।